जी नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आमतौर पर देवनागरी लिपि अथवा हिंदी वर्णमाला जिसे हम कहते हैं, इनका जो स्वरूप है, इससे संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इसकी क्या कमजोरी है। इस पर चर्चा की जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो इसके जो स्वर हैं उनकी चर्चा की थी। आज मैं व्यंजन की चर्चा करूँगा कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं, आमतौर से विद्यार्थियों से यह पूछा जाए या पूछा जाता है कि हिंदी में कितने व्यंजन हैं, तो बहुत कम लोग एक बार में जवाब देते हैं। इसका कारण यह है कि वे पूरे वर्णमाला को बढ़िया से समझे नहीं रहते हैं। पढ़े तो हैं लेकिन समझे नहीं हैं। अगर वैज्ञानिक ढंग से उसका अध्ययन किए रहें तो कोई भी विद्यार्थी एक बार में बता सकता है। भ्रम यहाँ पर होता है कि जो व्यंजन हैं हिंदी के या देवनागरी के, वे किसी ने कहा कि 25 हैं, कोई कहता है कि 33 हैं, कोई कहता है कि 36 हैं। वे सब के सब सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन सही होते हुए भी उनका उत्तर गलत माना जाएगा। क्योंकि प्रश्न अगर यह है कि भाई कितने हैं, तो इसका एक जवाब होना चाहिए। लेकिन इस गलती के पीछे एक गलती यह है कि उनकी वैज्ञानिक पढ़ाई नहीं हुई है। कारण यह है कि हिंदी जो व्यंजन हैं, देवनागरी के जो व्यंजन हैं, उनकी अलग अलग कोटियां हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर हैं, तो स्वरों की 3 कोटियां हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसी प्रकार से हिंदी के जो व्यंजन हैं उनके भी अलग अलग 4 कोटियां हैं। अब है पहली बात है कि व्यंजन होता क्या है। हम सामान्य ढंग से समझें कि व्यंजन क्या है। देखिए, खाने पीने की चीज़ को भी व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन क्या होता है? घर में, रसोई में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। शक्कर है, चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी है, नमक है, गुड़ है, मिर्ची है, साग सब्जी है, सभी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें हैं। ये पदार्थ हैं। इन पदार्थों को जब हम एक वैज्ञानिक तरीके से मिलाते हैं तो कोई न कोई व्यंजन बनता है। तो हम ऐसे समझें कि व्यंजन भी उसी प्रकार से पदार्थों के मेल से बने हुए हैं। तो ये पदार्थ क्या हैं? तो पदार्थ हमारे स्वर हैं। स्वरों के मेल से, उनके वैज्ञानिक मेल से हमारे व्यंजन बनते हैं। इनसे वर्ण व्यंजन कहते हैं। यह रसोई के व्यंजन नहीं है, यह जो है भाषा के व्यंजन है, तो वर्ण व्यंजन है। अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि जो हमारे व्यंजन हैं देवनागरी के, उनकी 4 कोटियाँ हैं। अगर विद्यार्थी इन कोटियों के आधार पर इन्हें ध्यान रखेंगे तो उन्हें कभी भ्रम नहीं होगा। अगर किसी ने पूछा कि भाई कितने व्यंजन हैं, तो जो जानकार है वो पूछेगा कि किस कोटि के आधार पर पूछ रहे हैं। यानी 4 कोटियां हैं। पहली कोटि है जैसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, तीसरा है उष्ण व्यंजन कहते हैं, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो चारों को मिला करके पूरे 36 व्यंजन होते हैं। और सिर्फ स्पर्श व्यंजन कहेंगे तो इनकी संख्या 25 है, और उसमें हम अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन को मिला देंगे तो उनकी संख्या आगे और बढ़ जाती है, 25 और 8 33 हो जाती है। तो ये कैसे हैं, हम आज इनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, वर्णों का विभाजन बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। पहले बताया था मैंने कि जो हम बोलते हैं
मुखोच्चरित ध्वनि है वही क्या है, वर्ण है, वही भाषा की इकाई है। वर्ण से ही, ध्वनि से ही भाषा बनती है और ध्वनि का उच्चारण हम मुख से करते हैं। और मुंह के अंदर, हमारे मुंह के भीतर एक प्राकृतिक कंप्यूटर है। प्रकृति ने हमें कंप्यूटर की तरह बनाया है। एकदम आप ऐसे ही समझिए और बच्चों को समझाइए। जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है, उसी प्रकार से हमारे मुंह के जो भाग हैं वे कीबोर्ड के की बटन की तरह होते हैं। उनको संचालित करने का काम हमारी जीवा करती है, यानी जीभ माउस की तरह है। जीभ हमारे मुंह के अंदर के भाग को जिस प्रकार से प्रेस करती है, जिस अंश को, जिस हिस्से को प्रेस करती है, दबाती है, उस प्रकार की ध्वनि हमारे पटल पर आती है, सामने प्रकट होती है। तो इसी के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने, पाणिनि ने इनका वर्णन किया है, इनका वर्गीकरण किया है। अब मुंह के हमारे कौन कौन से अंग हैं भीतर, ये देखिए। मुंह हमारा यहाँ से शुरू होता है, कंठ से। कंठ है तो देखिए, हम पहले व्यंजन की बात करने जा रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिए कि व्यंजन 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के 4 कोटियों में बटे हुए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्ण व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन 25 हैं और 25 की 5 कोटियाँ हैं, यानी 25 व्यंजन 5 भागों में बटे हुए हैं, 5 वर्गों में बटे हुए हैं, 5 क्लास में बटे हुए हैं। इनके क्लास को हम कहते हैं क वर्ग। पहला वर्ग है क वर्ग, इसमें 5 वर्ण हैं। दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां है प वर्ग। तो क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों के 5-5 वर्ण हैं और पूरे 25 हो जाते हैं। तो ये एक वर्ग में 5 वर्ण जो रखे हुए हैं, इनका कारण यह है कि हमारे मुंह के एक हिस्से से 5 वर्णों का उच्चारण होता है। अब जैसे हमने कहा क वर्ण, तो मुंह के हमारे अंदर का जो पहले 5 जो अंश हैं, जो हिस्से हैं, उसको हम पहले ध्यान में रखें। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा और चौथा है दांत और 5वां है होठ। इतना ध्यान रखें विद्यार्थी। आप व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को समझने से पहले ये ध्यान रखें कि हमारे मुंह के 5 भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी दांत और होठ हैं। ये 5 हैं। ये पांचों जो वर्ग हैं यहीं से उच्चरित होते हैं। तो जो पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थल है कंठ। अब आप एक बार कृपया हमारे उस मुंह के हिस्से को देखिए जब मैं बोलूँगा कि हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा हिल रहा है। तो पहले मैं क वर्ग बोल रहा हूँ, तो वह है क, ख, ग, घ, ङ। फिर से सुनिए, क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ है, यहाँ से उच्चरित हो रहा है। देखिए एक जगह से ये 5 वर्ण उच्चरित हो रहे हैं। तो ये क वर्ग में 5 वर्ग हो गए। अब परीक्षा में ये पूछा जाता है क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल क्या है। भाषा विज्ञान की पेपर में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो यह रखना है, याद रखना है कि इनका उच्चारण स्थल है कंठ। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में जो वर्ण हैं वो हैं च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। याद रखिए
और आप भी एक बार उच्चारण करके देखिए कि जब आप इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है या दबता है। तो इसका जवाब है कि हमारा जो, जैसे कि बताया कि माउस है, होता है हमारे, इसमें माउस है, कंप्यूटर है, जीभ हमारे जो है माउस की तरह है। तो जीभ हमारे मुंह के किस हिस्से को दबा रही है? तो यह है च। देखिए ऊपर जो तालु है ना, अग्रभाग तालु को स्पर्श कर रही है। तो च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल है तालु। यहां से ये सभी उच्चारित होते हैं। एक बार फिर देखिए और आप भी अभ्यास करके देखिए कि च, छ, ज, झ, ञ। त वर्गीय वर्णों का उच्चारण स्थल है तालु। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं आप, तो आप देखिए कि हमारी जीभ यानी जो हमारा प्राकृतिक माउस है, मुंह के अंदर के कीबोर्ड के किस हिस्से को स्पर्श करता है। तो मैंने पहले बताया था कि मूर्धा, मुंह के अंदर के का जो ऊपरी हिस्सा है वह मूर्धा है। तो जीभ जब वहाँ जा कर के स्पर्श करती है तो उससे जो ध्वनि निकलती है उससे इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है, ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। चौथा वर्ग है त वर्ग। अब त में 5 वर्ण हैं, त, थ, द, ध और न। आप जब उच्चारण करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे जिह्वा यानी हमारा जो माउस है, प्राकृतिक माउस जीभ, वो जो है उसी हिस्से को स्पर्श कर रही है जिसको तालु कहते हैं, यानी चवर्गीय वर्णों का उच्चारण हुआ था। लेकिन उससे थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि जीभ तालु के साथ साथ हमारे दंत को भी स्पर्श करती है। जब तक दंत को स्पर्श नहीं करेगी जिह्वा, तो वर्गीय वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो यह हो गया, जैसे देखिए त, थ, द, ध, न। दांत पहले वहाँ स्पर्श करेंगे, फिर हम जब वायु को बाहर करते हैं तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। बहुत सरल काम नहीं है। कितनी बारीकी से एक ही जगह से एकाधिक ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं और इनका वर्गीकरण इसीलिए किया गया है देवनागरी लिपि में। तो ये हो गया चतुर्थ वर्ग, त वर्ग। अब है प वर्ग। प वर्ग के सारे वर्ण होठ से उच्चारित होते हैं, यानी होठ को जब हम चिपकाते हैं तभी प वर्गीय वर्णों का उच्चारण होता है। अब जैसे देखिए, इसके बारे में एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है। अगर उस कविता को थोड़ा सा ध्यान दे लें तो यह भी समझ में आ जाएगा कि हम जो है इस वर्णों के बारे में भी जान जाएंगे। कविता यह है कि एक गुरुजी अपने शिष्या को समझा रहे हैं। शिष्या अपने पिताजी को डैडी बोलती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, डैडी नहीं, तुम पिताजी बोलो, क्योंकि डैडी कहना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तब वह शिष्या अपनी परेशानी बतलाती है कि पिताजी कहने में क्या दिक्कत आती है। पूछते हैं कि ठीक है बताओ। तो आप इस कविता में उसकी परेशानी सुनिए। शिष्या को समझा रहे त्रिगुणाचार्य त्रिशूल। शिष्या को समझा रहे त्रिगुणाचार्य त्रिशूल कि डैडी कहने की प्रथा है संस्कृति प्रतिकूल। डैडी कहने की प्रथा है संस्कृति प्रतिकूल,
है संस्कृति प्रतिकूल, लाडली लड़की भोली, करके नीची नजर मंद सप्तक में बोली। करके नीची नजर मंद सप्तक में बोली, कहूँ पिताजी तो यह कठिनाई आती है। क्या कठिनाई आती है? कहूँ पिताजी तो यह कठिनाई आती है, टकराते हैं होठ लिपस्टिक फट जाती है। टकराते हैं होठ लिपस्टिक फट जाती है। यानी जब हम पिताजी बोलते हैं, पवर्गीय वर्णों का उच्चारण होता है, हमारे होठ स्पर्श होते हैं और जो लिपस्टिक है वो बिखर जाती है। तो जो डैडी कहते हैं, बताया कि टवर्गीय वर्णों के उच्चारण में हमारे मूर्धा स्पर्श होता है और पवर्गीय वर्णों के उच्चारण में होठ स्पर्श होता है। होगा आपके लिए चुटकुला, मेरे लिए एक अध्ययन का सूत्र है कि पवर्गीय वर्णों का उच्चारण होठ के स्पर्श से होता है। तो प, फ, ब, भ, म, ये 5 यह पवर्गीय वर्ण है। अब देखिए, ये हो गए आप हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनका उच्चारण हमारे मुंह के जो 5 अंग हैं, आंतरिक जो अंग हैं, उनके कहीं न कहीं स्पर्श। तो लोग इस वर्ण को, वर्ण व्यवस्था को वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़े हुए हैं या पढ़ लेंगे तो एक चीज़ और जान जाएंगे। अगर कुछ लोग तुतला कर बोलते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण यह है कि हम उनकी भाषा से, उनकी आवाज़ से, उनके शब्द से ये समझ जाते हैं कि उनके मुंह के अंदर का कौन सा कीबोर्ड खराब है। क्योंकि हमने जान लिया कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है और कोई वह नहीं पढ़ पाता है, तो इसका मतलब वो कीबोर्ड जाम है कहीं। और उदाहरण के लिए, जो लोग पान खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, तो वे वर्णों का सही उच्चारण नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के जो समाचार वाचक होते हैं या वैसे भी जो समाचार प्रेषक होते हैं, उनके मुंह बिल्कुल साफ रहते हैं। अगर उनके मुंह में कुछ भी है तो स्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कीबोर्ड ही अगर जाम है तो हम वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक खास बात आपको और बताता हूँ। जो 25 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, 5 वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर वर्ण। यही पूछा जाता है परीक्षाओं में। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? पंचमाक्षर वर्ण क्या है? हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षर वर्णों को लिखिए। ये हमारे यहाँ की परीक्षा में ये पूछा जाता है। हमारे विश्वविद्यालय के कोर्स में हम ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं, पूछते हैं। तो पंचम जो वर्ग हैं, वर्ण हैं अंतिम, इनका उच्चारण जैसे हम बताए कि 5 जगह से होती है, लेकिन एक खास अंतर है। 5 के साथ साथ इनका उच्चारण नाक की मदद से करते हैं। इसलिए इन वर्णों को हम नासिक वर्ण भी कहते हैं। ंगा, ंगा, ये भी है और ये भी है, कंठ भी है और नाक भी है। ञ, ञ में तालु भी है और नाक भी है। ङ, ड़ में मूर्धा भी है और नाक भी है। न, तो न में दंत भी है और नाक भी है। म, होठ भी है, नाक भी है। तो ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो नासिक व्यंजन पूछ दिया तो एक और समस्या हो जाती है कि हमने तो स्पर्श व्यंजन पढ़ा था सर,
अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, उष्ण व्यंजन पढ़ा था, संयुक्त बताए थे, आप नासिक व्यंजन तो बताए नहीं थे। तो यही पांचों नासिक हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। एक विद्यार्थी ने पूछा कि एक ही जगह से दो ध्वनि कैसे उच्चारित हो जाती है। सवाल तो बहुत रोचक है, तो इसका जवाब भी रोचक है। मैंने बताया कि हमारे मुंह के अंदर एक कीबोर्ड है। तो जो कंप्यूटर चलाते हैं, हम मनुष्य जो हैं प्रकृति के एक कंप्यूटर ही हैं। सामान्य ढंग से हम जिस बटन का उच्चारण करते हैं, जिस बटन को दबाते हैं, वही वर्ण सामने दृश्य होता है। लेकिन जब हम उसी बटन को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो उसी बटन से एक अलग वर्ण उच्चारित हो जाता है। आप ऐसे ही समझिए। तो ये जो नासिक ध्वनि है, नासिक जो वर्ण है, वो इन्हीं के प्रयोग से अलग से उच्चारित होते हैं। अब एक चीज में मैं जोड़ करके आपको व्यंजन को समाप्त करूंगा। मैंने स्पर्श व्यंजन ही बता रहा हूँ अभी, देख वीडियो लंबा हो रहा है। कि क्या होता है, अगले मैंने बताया था कि जो अनुस्वार है वे स्वर नहीं है। तो अनुस्वार नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उनके बताया कि उनका अलग प्रयोग होता है। तो उनका अलग प्रयोग दो तरह से होता है। एक स्वतंत्र नासिका के रूप में, जैसे हमने कहा कि माँ, तो माँ लिखते हैं तो हम उसी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और उसको भी हम दो तरह से लिखते हैं। एक चंद्रबिंदु लगाकर लिखते हैं तो माँ बोलते हैं, नाक भी उसमें आती है और मुंह की भी ध्वनि आती है, माँ माँ माँ। और सिर्फ बिंदी लगाकर भी लिखते हैं तब भी माँ ही बोलते हैं। वस्तुतः माँ लिखने में सिर्फ चंद्रबिंदु ही उचित है। और अनुस्वार का प्रयोग हम इन नासिक वर्णों के अर्ध रूप के लिए करते हैं। जब हम नासिक वर्णों का संयुक्त रूप में कहीं अर्ध रूप में प्रयोग करते हैं, तब हम उनका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का करते हैं। जैसे हमने लिखा शंकर, तो शंकर में जो ऊपर हम बिंदी या अनुस्वार लगाते हैं वो अंग के लिए लगाते हैं। यानी अंग को हम आधा लिख रहे हैं, तो जब अंग को आधा लिखना है तो हम उसको उसकी जगह पर अनुस्वार लगाते हैं। इसी प्रकार जब हमने लिखा गुंजन, तो गुंजन में हम च वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण को लिए हैं, य के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब लिखेंगे टंडन, तो टंडन में ट वर्ग का जो अंतिम वर्ण है ड़ा, उसके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, आधे के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर दंत, अगर मैंने लिखा दंत, तो द आधा न और त लिखते हैं, लेकिन हम आधा या संयुक्त न नहीं लिख करके जब हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो आधा न के लिए उच्चारित होता है, दंत। और फिर है अंतिम शंभु, शंभु लिखा तो प वर्ग का जो अंतिम नासिक वर्ण है म, उसके लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब बहुत ध्यान रखने की बात है कि परीक्षा में कई बार मैंने स्वयं ये प्रश्न सेट किया है कि निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किस व्यंजन के लिए हुआ है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किस व्यंजन के लिए हुआ है, और मैंने शब्द दिए यही शंकर, गुंजन, टंडन, दंत और शंभु। अब विद्यार्थी नहीं समझ पाते। अब इसमें एक और हिस्सा है कि हम
अनुस्वार का अलग अलग प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका कारण यही है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्पर्श व्यंजन है इसको आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। लंबा हो गया वीडियो, मैं इतना लंबा नहीं बनाना चाहता था। शेष हम अगले वीडियो में बनाएंगे। इससे संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं।